नमस्कार, स्वागत है आपका 24 की खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मुमताज खान। सबसे पहले आपको बता दें कि कोलकाता में संयुक्त मोर्चा सम्मेलन में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये कहना दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले 30 से 40 वर्षों में कांग्रेस या पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के शासन में बंगाल को पिछड़ा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। तो ये जमकर निशाना साधा गया तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पर जेपी नड्डा की तरफ से। उन्होंने इस दौरान तमाम बातें कही और कहा कि ये कहना गलत होगा कि पिछड़ा बनाने के लिए उन्हें कोई कसर नहीं छोड़ी गई। सुनते उन्होंने क्या कहा। सोचता है वो भारत कल सोचता है, लेकिन दुर्भाग्य के साथ मुझे कहना पड़ता है कि पिछले 30, 40, 50 सालों में फिर चाहे वो कांग्रेस का शासन रहा, कम्युनिस्टों का शासन रहा और ममता जी का शासन रहा, बंगाल को नीचे और पीछे। मध्य प्रदेश में चुनावी शोर अब और तेज हो गया है। ऐसे में बयानबाजी भी जोरों शोरों पर है। इसी बीच मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर कांग्रेस भड़क उठी है। प्रियंका गांधी पर दर्ज हुई एफआईआर को लेकर कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि बीजेपी प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सभी कांग्रेस नेताओं के खिलाफ सैकड़ों एफआईआर दर्ज कर सकती है। मध्य प्रदेश सरकार हो या कोई भी भाजपा सरकार, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाना अब केंद्र सरकार और भाजपाइयों की आदत बन गई। No problem. They can hundreds of FIR against Priyanka Gandhi, Rahul Gandhi, Mallikarjuna Kharge ji, all Congress leaders. While raising the corruption issue of Madhya Pradesh government or any other BJP government, this is now become the custom of the union government and BJP people. But we are not going to scare by all of these things. We will raise corruption issue. मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी वाड्रा, पूर्व सीएम कमलनाथ और अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर सांसद मनोज झा ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अगर उनसे सवाल पूछ लिए जाए तो एफआईआर हो जाती है। अगर कोई शख्स किसी सदन का सदस्य है तो उसकी सदस्यता चली जाती है। लोकतंत्र की आड़ में ये खतरनाक खेल हो रहा है। पहले ईडी और सीबीआई से लेकर अब इस तरह के मुकदमों से प्रताड़ित करने की कोशिश हो रही। सदन का मैं समझता हूं ना कि ये जो खतरनाक गेम हो रहा है, खेल हो रहा है डेमोक्रेसी की आड़ में, कि अपने विरोधियों को ईडी, आईटी, सीबीआई से लेकर के अब इस तरह के मुकदमों से प्रताड़ित करने की राजनीति शुरू। तो प्रियंका गांधी वाड्रा और अन्य के खिलाफ हुई एफआईआर पर मनोज झा ने तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि अगर कोई सवाल उठाता है तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है, सदस्यता रद्द हो जाती है। मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी वाड्रा, पूर्व सीएम कमलनाथ और अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने भी प्रतिक्रिया दी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है। अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के सबूत चाहिए तो 2-3 महीने इंतजार करें। कांग्रेस की सरकार आएगी तब उन्हें सबूत दिया जाएगा और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से डरी हुई है, इसीलिए वो ऐसा काम करती है। मध्य प्रदेश के अंदर लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है। अगर वहाँ के मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के सबूत चाहिए तो 2-3 महीने रुक जाएं, कांग्रेस की सरकार आएगी, उनको सबूत भी दिए जाएंगे और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। तो एफआईआर पर सियासी बवाल हो रहा है, उस पर अब तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के छत्तीसगढ़ के दौरे पर पूर्व सीएम और बीजेपी नेता रमन सिंह का बयान सामने आया और उन्होंने खड़गे पर निशाना साधते हुए कहा कि वो लोगों के बीच विश्वास बहाल करने के लिए यहां आ रहे हैं, लेकिन लोगों का अब उनसे भरोसा उठ गया है। उनके सभी चुनावी वादे अधूरे हैं और राज्य सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। राज्य में कोयला, शराब माफिया राज कर रहे हैं। ये तमाम बातें रमन सिंह ने कही। जमकर उन्होंने तंज कसा। खड़गे पर रमन सिंह ने तमाम बातें कहते हुए वार किया और कहा कि ये तमाम कमियां और खामियां राज्य में परेशानी लेकर आ सकती है, लेकिन कांग्रेस के इस तमाम उसके बावजूद
रमन सिंह ने उन पर तमाम तरह से तंज भी कसा है। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं लोग पूरी तरह। अभी भरोसा दिलाने आ रहे हैं, जन घोषणा पत्र के सारे वादे अधूरे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त है सरकार, शराब से लेकर रेत से लेकर कोल माफिया छत्तीसगढ़ में राज कर रहे हैं। अब क्या भरोसा। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली सेवा अधिनियम संवाद को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कई बार ऐसा हुआ है कि देश की सरकार ने संविधान की मूल भावना के खिलाफ कानून पारित किया और सुप्रीम कोर्ट ने उसे पलट दिया। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि दिल्ली सेवा अधिनियम संविधान की मूल भावना के भी खिलाफ है। संविधान कहता है कि सरकार जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से चलेगी। ऐसे में नियुक्त उपराज्यपाल सरकार नहीं चला सकते, ये मुमकिन नहीं है। जब ये मामला कोर्ट में आएगा तो कोर्ट इस कानून को पलट देगी और संविधान लागू कर देगी। तब तक एलजी मनमाने ढंग से सरकार चलाएंगे और जनता का काम रोकेंगे। ये दिल्ली के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। देखिए, कई बार ऐसा हुआ है, देश की सरकार ने ऐसे कानून पास किए जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। एनजेएसी का कानून था और सुप्रीम कोर्ट ने उसको पलट दिया। भारतीय न्याय संहिता विधेयक को लेकर रणनीति इस वक्त चरम पर है और विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को लेकर बीजेपी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही और विपक्ष की तरफ से इस विधेयक को गलत बताया जा रहा है। वहीं राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने भी इस मामले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह पर सवाल खड़े किए और उन्होंने कहा कि मैं जानना चाहता हूं कि गृह मंत्री किस मंशा से ये कानून लेकर आए, क्या उन्होंने बिल देखा भी है। तो ये निशाना साधा गया है विपक्ष की तरफ से। अब कपिल सिब्बल ने भी गृह मंत्री से इसे लेकर सवाल पूछा है और कहा कि बिना कानून देखे बिल ले आया गया। उन्होंने बिल देखा भी है कि ये क्या है, ये कानून लेकर वो आ गए, उन्हें मालूम भी है कि इसकी तफसील क्या है। मैं जानना चाहता हूं किस मंशा के साथ आप ये कानून लाए। गृह मंत्री जी, आपने कभी इस कानून को देखा भी है? जब आपने इस कानून को आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने आने वाले चुनाव को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अब सरकार घेरने का काम करेगी। जयंत चौधरी ने कहा कि इंडिया गठबंधन जनता के बीच मजबूत एजेंडा लेकर जाएगा और उन्होंने उम्मीद जताई है कि जनता उन्हें मौका भी देगी। तो आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने तमाम बातें कही, इंडिया गठबंधन पर भरोसा जताने की भी बात की। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है, पूरा यकीन है कि जनता उन्हें मौका देगी। अब जानने वाली बात यह है, दिलचस्प ये होगा कि क्या मोदी का मैजिक फिर से चलेगा या फिर इंडिया गठबंधन अपना जादू बिखेरने में कामयाब रहेगा। देखिए, अब चुनाव की सरगर्मियां तेज होंगी, लोगों को घेरने की पूरे प्रयास सरकार करेगी। हम और आपको तैयार रहना चाहिए, इस तरह की अफवाहों पे ना जाएं, विश्वास करें अपने लीडर्स पे, जो लोग देश और मुल्क का भला चाहते हैं, जो इंडिया पार्टीज हैं। हम सब एक बहुत मजबूत एजेंडा लोगों के बीच ले जाएंगे और जनता से हम उम्मीद करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल इन दिनों जनसंवाद कार्यक्रमों में व्यस्त हैं और इसी बीच मुख्यमंत्री करनाल पहुंचे और जनता की समस्याओं को जाना। विपक्ष पर भी सीएम ने निशाना साधा और कहा कि अब सरकार की योजनाओं का लाभ जनता को सीधा मिल रहा है। अपने जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सीधे लोगों से जुड़ते हैं, मौके पर ही उनकी समस्याओं का निपटारा करते हैं। फिलहाल उन्होंने करनाल में जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान अपने विपक्षियों पर भी जमकर बरसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। उन्होंने इस मौके पर यह भी कहा कि जनता तक सरकार की योजनाओं को न सिर्फ पहुंचाया जा रहा है बल्कि योजनाओं का लाभ भी जनता को सीधा मिल रहा है। अपने इस खास कार्यक्रम के दौरान खास बातें कही मुख्यमंत्री। 100 पैसे ऊपर से भेजते हैं, 15 पैसे नीचे पहुंचते हैं। मोदी जी ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि 100 पैसे भेजेंगे तो 100 के 100 पहुंचेंगे, 99 नहीं। क्योंकि बीच में जो कट मारने वाले। हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने भी 2024 को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमारा संगठन तेजी से मजबूत हो रहा है और 2024 के चुनाव में हरियाणा और केंद्र में बीजेपी की सरकार बनेगी। तो अपनी सरकार रिपीट करने की बात कही है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने। उन्होंने कहा कि 2024 के लिए उनकी तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगले साल
होने वाले चुनाव में एक बार फिर से हरियाणा राज्य में और केंद्र में भी बीजेपी की ही सरकार बनेगी। उन्होंने ये भी कहा कि तमाम टारगेट पूरे कर लिए गए हैं, जो वादे किए गए वो पूरे किए गए हैं और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि 2024 के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। अगले साल होने वाले चुनाव में हरियाणा राज्य और केंद्र दोनों ही जगह बीजेपी की सरकार रिपीट होगी। संगठन भी हमारा बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। 2024 में फिर से भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार भी बनाएगी और हरियाणा की सरकार भी बनाएगी। 2024 के चुनावी रण को देखते हुए बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। बीजेपी सबसे ज्यादा ध्यान पन्ना प्रमुखों पर दे रही है, क्योंकि बीजेपी का लक्ष्य खुद को बूथ लेवल पर मजबूत करना है। ऐसे में बीजेपी की तरफ से लगातार हर जिले में पन्ना प्रमुख सम्मेलन किए जा रहे हैं। बहादुरगढ़ में भी बीजेपी ने पन्ना प्रमुख सम्मेलन किया। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ और बिप्लब देव भी मौजूद रहे। पन्ना प्रमुख सम्मेलन में ओपी धनखड़ ने जहां पन्ना प्रमुखों को जीत का मंत्र दिया, वहीं कांग्रेस पर भी जमकर हमला किया। देखिए, कांग्रेस एक्सपोज हो गई। ना तो उनको शब्दों का चयन आता है, ना उनको लोगों की भावनाओं का पता है। भारत माता अजर अमर अविनाशी है। इसके 140 करोड़ पुत्र पुत्रियों के हृदय में बसती है। घटनाएं आती हैं, इतिहास में भी आई। माता को ऐसा समय भी देखना पड़ा जो समय हमारे लिए सुखद नहीं था, लेकिन सबने कहा यूनान रोमा मिस्र सब मिट गए। जहां हरियाणा में चुनाव से पहले कांग्रेस पूरी तरह से एक्टिव हो गई है, लेकिन कांग्रेस नेताओं के भी अपने अपने गुट बन गए। एक गुट है भूपेंद्र सिंह हुड्डा वाला, तो दूसरा गुट है एसआरके यानी शैलजा, रणदीप और किरण चौधरी। और कैथल में एसआरके ने एक बार फिर अपना शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस नेता मंच से सरकार के खिलाफ जमकर बरसे। कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने सरकार पर महंगाई और बेरोजगारी को लेकर तंज किया। सुनते उन्होंने क्या कहा। बदलाव का समय है। 10 साल हो गए हमें दुखी होते हुए, बहुत बड़े बड़े वायदे कर कर ये बीजेपी सरकार, इन्होंने अपने आप को सत्ता में हासिल करा और लोगों ने भी हरियाणा में कांग्रेस लगातार सीईटी के पेपर को लेकर सरकार पर हमलावर है। इसी बीच कैथल में कांग्रेस के महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने सीईटी को लेकर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। बच्चों के भविष्य को सरकार मंडियों में बोली लगाकर बेच रही है। सुनते उन्होंने क्या कहा। बच्चे हमारी बेटी और बेटियां हैं, जिनको पढ़ा लिखा कर पाल पोस कर हमने बड़ा किया, इस उम्मीद से कि कल को उन्हें रोजगार मिलेगा तो हमारे घर का खर्चा चलाने में हमारी मदद करेंगे। उन बच्चों की आत्मा रो रही है, उन बच्चों की आत्मा रोती है। वो बच्चे चिलचिलाती धूप से मेरी बहन नहीं डरते। वो बच्चे दुष्यंत चौटाला और मनोहर लाल खट्टर के अत्याचार से डरते हैं, उनके सताए हुए हैं। सिरसा में मुआवजे की मांग को लेकर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। किसान कई दिनों से टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच अब कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि किसानों को जल्द ही मुआवजा दे दिया जाएगा। इसके साथ ही कृषि मंत्री जेपी दलाल ने विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेता किसान हितैषी होने का ढोंग कर रहे हैं, किसान इनके बहकावे में ना आए। कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि विपक्ष ने इस पूरे मामले को लेकर हमलावरी होना आता है। इस बार सिरसा के किसानों का 2022 का खरीफ का क्लेम लेट हुआ। कंपनी को बहुत ज़्यादा क्लेम देना था। वो जो एग्रीमेंट में थे वो कमेटी में गई, स्टेट लेवल कमेटी में। वहाँ हमने किसानों के हक में फैसला किया। कंपनी ने फिर अपील की भारत सरकार की टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी में। वहाँ हमारे अधिकारियों ने बड़ी शिद्दत के साथ उनका किसानों का पक्ष रखा। मुझे पूरा भरोसा है। सिरसा के नारायणखेड़ा गांव में चल रहे किसानों के धरना प्रदर्शन को लेकर सियासत काफी गर्म हो चुकी है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर।
कांग्रेस और इनेलो के नेता किसानों के साथ मुलाकात कर चुके हैं। वहीं किसानों के समर्थन में सरकार पर भी जमकर हमलावर होते नजर आए। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने जहां किसानों के प्रदर्शन को समर्थन दिया, वहीं सरकार से जल्द किसानों से मुआवजा देने की भी मांग की। सुनते हैं दीपेंद्र हुड्डा ने क्या कहा। सरकार, बहरी सरकार, इनको आवाज नहीं सुनाई देती, किसान की, मजदूर की, किसी भी वर्ग की आवाज नहीं सुनाई देती। लेकिन ये सरकार जागे, किसानों को उनका क्लेम दिलाने का काम करे। 2022 खरीफ सीजन के सिरसा के लगभग 250 गांव के अंदर ये क्लेम पेंडिंग है, ये क्लेम दिलाने का काम करे। हर स्तर पर हम किसानों के साथ हैं। इस मांग का, इस धरने का समर्थन करने के लिए हम आए हैं। हम संसद में भी ये बात उठाएंगे। हम नारायणखेड़ा में खराब फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर टंकी पर चढ़े किसानों का प्रदर्शन जारी है। धरने को समर्थन देने के लिए इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला भी धरना स्थल पर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने सरकार और प्रशासन को चेतावनी दी कि मंगलवार तक किसानों के खातों में मुआवजे की रकम भेज दी जाए, वरना परिणाम भुगतने को तैयार है। अभय चौटाला ने कहा कि मंगलवार के बाद किसान उपायुक्त कार्यालय पर कब्जा कर लेंगे, किसान डीसी की सीट पर काबिज होंगे और खुद ही फैसले लेंगे। इस मामले को लेकर उन्होंने सरकार पर जमकर हमला किया, खूब निशाना साधा अभय चौटाला ने। सुनते उन्होंने क्या कहा। या तो मंगलवार तक इनके खातों में पैसे आने शुरू हो जाएंगे, अगर नहीं आए तो फिर डीसी के दफ्तर के अंदर कब्जा करेंगे। फिर डीसी अपने दफ्तर में नहीं बैठ सकेगा, फिर किसान दफ्तर में बैठेगा और किसान ही बैठ करके फैसले करेगा। ये सरकार यूं मानने वाली नहीं है। या तो मंगलवार नो हिंसा को लेकर सियासी घमासान लगातार जारी है। पहले जहां विपक्ष बीजेपी और सरकार को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा था, वहीं अब बीजेपी की तरफ से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर हिंसा करवाने का आरोप लगाया जाए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने बहादुरगढ़ में नो हिंसा पर बोलते हुए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि नूह में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने हिंसा करवाई। उन्होंने कहा कि बीजेपी के मेवात में बढ़ते जनाधार से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी परेशान थी। सुनते उन्होंने क्या कहा। भी जो बलवा कराया वो कांग्रेसियों और आप पार्टी वालों ने कराया, उनके वीडियोज हैं, क्योंकि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। जिला परिषद के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन हमारे बने, सभी नगर पालिकाएँ हमने जीती, ब्लॉक समिति हम जीते, मुस्लिम भाई बड़ी मात्रा में पन्ना प्रमुख भी बन रहे थे। ये उनको रास नहीं आ रहा था, उनकी राजनीति के लिए फिट नहीं था, इसलिए उन्होंने ब्रजमंडल यात्रा पर हमला किया। लेकिन मैं आश्वस्त करना चाहता हूं सभी ब्रजमंडल यात्रा। बीजेपी नो हिंसा को शुरू से ही एक षड्यंत्र बता रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी हिंसा के दिन ही इसे एक बड़ा षड्यंत्र बताया। वहीं अब बीजेपी के रोहतक से सांसद अरविंद शर्मा ने भी नो हिंसा को प्री प्लान्ड बताया। उन्होंने कहा कि हिंसा पहले से ही प्लान थी। यात्रा के पहले से ही घर, ऑफिस और दुकानों पर पत्थर जमा किए गए थे। उन्होंने नो हिंसा की कड़े शब्दों में निंदा की। देखिए, ऐसा है, नो हिंसा के पीछे कुछ न कुछ था, उसकी जांच हो रही है, जल्दी निकल करके आएगा। लेकिन बिल्कुल प्री प्लान्ड था। हर एक दुकान पर, हर एक ऑफिस में, हर एक घर की छतों पर पत्थर पहले से रखना, आप समझ सकते हो किस चीज़ का प्रतीक है। ये बिल्कुल सुनियोजित था, पहले से प्लान्ड था। और मैं कहता हूँ, मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ, और लेकिन जांच चल रही है, इसके क्या कारण रहे इस तरह की बात। जब किसी मासूम के साथ हैवानियत होती है तो सवाल उठना लाजमी हो जाता है। सवाल कानून के रखवालों से भी होता है और सवाल इंसानियत से भी होता है। लेकिन हमारे देश में सियासत किसी भी मुद्दे पर कभी भी शुरू हो जाती है। रोहतक गैंगरेप मामले में भी सियासत जारी है। हरियाणा कांग्रेस के नेता सरकार पर हमलावर। इस बीच कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने भी पीड़िता से मुलाकात की और सरकार पर जमकर निशाना साधा। किरण चौधरी ने कहा कि हैवानियत बर्दाश्त के काबिल नहीं। उन्होंने सूबे के लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल उठाया। किरण चौधरी पीड़िता से मिलने पहुंची थी और तभी उन्होंने तमाम बातें की। और कोई दर्द की नहीं हो सकती। अब सरकार जो कर रही है वो तो सबके सामने है। बड़े बड़े नारे जरूर देते हैं। अब मेरी बात हुई है, इसके साथ से उन्होंने विश्वास दिलाया है कि पूरी कार्रवाई करेंगे। 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया है और चौथा जो है उसको अरेस्ट करने की जो है पूरी
रोहतक में नाबालिग लड़की के साथ हुए गैंगरेप मामले में अब सियासी शोर शुरू हो गया है। विपक्षी नेता लगातार प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं और सरकार पर जमकर बरस रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा भी रोहतक में पीड़िता से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर हमला बोला और जल्द से जल्द आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। सुनते उन्होंने क्या और ये तो कहाँ पे तुरंत वहाँ जाके और पेशेंट की हालत जानो और ये कैसे हुआ, किस हिसाब से हुआ और क्यों हुआ, जो नहीं होना चाहिए था। मैंने अभी उस मीडिया से भी मिला हूँ तो बहुत सहमी हुई लग रही थी और ये बहुत बड़ा सरकार का फेलियर है। पासको एक्ट लगना चाहिए, लड़की माइनर है। हरियाणा में कांग्रेस हो या बीजेपी के नेता अपनी अपनी सियासी पिच तैयार करने में जुटे हुए हैं। बहादुरगढ़ से कांग्रेस विधायक राजेंद्र जून भी लगातार हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम कर रहे हैं और लोगों से समर्थन मांग रहे हैं। इस दौरान राजेंद्र जून अपने विरोधियों पर जमकर हमला बोल रहे हैं। इसी बीच राजेंद्र जून ने पूर्व विधायक नरेश कौशिक और नफे सिंह राठी पर बड़ा हमला बोला। राजेंद्र जून ने अपने विरोधियों पर जबरदस्त वार किए। उन्होंने अपने पुराने विरोधी नरेश कौशिक और नफे सिंह राठी के खिलाफ तमाम बातें। सरकार है, देखिए मैं कह चुका हूँ कि बिल्कुल जरा विफल हो चुकी है, डकैतियां चल रही है, फिरौतियां मांगी जा रही है। तो इस सरकार के अंदर सारे उल्टे काम होने लग रहे हैं, कोई विकास नहीं होने लग रहा। तो हमारे टाइम पे जो चौधरी भुवनेश्वर हुड्डा जी थे, सारे बदमाश जो है ना हरियाणा से भगा दिए थे। भारत के अंदर बदमाशी खत्म कर दी थी हमने, कोई फिरौतियां नहीं मांगते थे, कोई मथरियां नहीं मांगते थे। तो सरकार आते ही हम ये साल सबका इलाज बांध देंगे। आम आदमी पार्टी भी हरियाणा में अपनी सियासी जमीन तैयार करने में जुटी हुई है और लगातार अपना कुनबा बढ़ा रही है। इसी बीच फरीदाबाद में कई लोगों ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा। आम आदमी पार्टी के नेता अशोक तंवर की अध्यक्षता में सैकड़ों लोगों ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की और इस दौरान अशोक तंवर ने जहां हरियाणा में आम आदमी पार्टी के मजबूत होने की बात कही, तो वहीं बीजेपी और जेजेपी सरकार के 2024 में सत्ता से हटने का दावा किया। उन्होंने बीजेपी के पन्ना प्रमुख सम्मेलन पर भी तंज कसा। सुनते उन्होंने क्या प्रदेश, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं बचा है, सरकार की विदाई प्रोग्राम शुरू हो चुके हैं। तो अगर समय रहते सही फैसला लेंगे तो जनता कुछ विचार करेगी, नहीं तो जनता पंजाब और दिल्ली की तरह पूरा सूखड़ा साफ कर देगी। झाड़ू उड़ने लगी हवा में, आपने देखा झाड़ू के झंडे उड़ रहे थे। अभी यहाँ आज सैकड़ों की संख्या में जब ज्वाइनिंग हुई है तो अच्छे संकेत है और केजरीवाल जी के नेतृत्व में हम लड़ाई करते हैं। और आज प्रदेश, क्योंकि हरियाणा में अगले साल होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पारा लगातार गर्माता जा रहा है। हर पार्टी के नेता एक दूसरे पर जमकर तंज कस रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता भी बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर हमलावर हैं। इसी बीच हरियाणा आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने हरियाणा सरकार पर हमला बोला। उन्होंने सरकार पर हरियाणा को बर्बाद करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने दावा किया कि आम आदमी पार्टी का संगठन 1-2 महीने में इतना बड़ा और ताकतवर हो जाएगा जिसका जवाब किसी के पास नहीं होगा। सुनते हैं क्या था। देखिए, दिल्ली के लोगों के साथ मोदी सरकार ने धोखा किया है और देश के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि राज्यसभा में किसी बिल पे विरोधी पक्ष के 100 से ज्यादा मत पड़े हों। ऐसा पहली बार हुआ। यानी पूरा देश ये महसूस कर रहा है, पूरे देश में विपक्षी दलों ने ये महसूस किया, लोगों की आवाज है कि दिल्ली में लोकतंत्र की हत्या करने की साजिश मोदी सरकार ने की और इसका मुंहतोड़ जवाब 2024। इसी के साथ हमारी खास पेशकश 24 की खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ।